Hello students, welcome to our channel Neat Larvas. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म, जो कि प्लांट किंगडम की हमारी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म एज वेल एज जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, हमारी लेवल ऑफ एडवांसमेंट इन प्लांट्स बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर द हाईएस्ट लेवल और यू कैन से द एडवांस्ड लेवल ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एंजियोस्पर्म्स आर द एडवांस्ड लेवल ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि इनमें हमें सीड्स एज वेल एज फ्लावर्स दोनों देखने को मिलते हैं। जो नो डाउट जिम्नोस्पर्म्स में हमें ये देखने को मिला कि सीड्स बनती हैं, बट हमें यहाँ फ्लावर्स देखने को नहीं मिले। एंजियोस्पर्म्स में हमें फ्लावर्स एज वेल एज सीड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। क्या कहा गया है कि एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसे एडप्ट कर लिया है कि वो बहुत सारे इलाकों में पाए जाते हैं। सो दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच ऑकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। मतलब ये तरह तरह के इलाके में पाए जाते हैं और ये बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स मीन्स क्लोज सीडेड प्लांट। क्या कहा गया है कि जैसे हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड प्लांट। वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर क्लोज सीडेड प्लांट। क्लोज सीडेड प्लांट क्यों? क्योंकि सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। जिम्नोस्पर्म्स में हमें क्या देखने को मिला था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन और यू कैन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब सीड बनती है तो वो फ्रूट से एनक्लोज्ड नहीं होती। ठीक है, सीड तो होती है लेकिन फ्रूट नहीं होता। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर एक सीड बनी है तो उसके ऊपर फ्रूट भी बनेगा। मतलब एक सीड जो होगी उसके ऊपर एक फ्रूट भी पाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्लोज सीडेड प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज सीडेड प्लांट, क्योंकि इनकी सीड जो होती है वो दिखाई नहीं देती, वो फ्रूट के अंदर होती है, वो नेकेड नहीं होती, वो एक लेयर से कवर होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म मींस क्लोज सीडेड प्लांट बिकॉज सीड्स आर enclosed in fruit. Next, they range in size from the smallest Wolffia to tall trees of eucalyptus that is over 100 meter. क्या कहा गया है कि इनका साइज वेरी करता है इन द सेंस ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे छोटे प्लांट्स का एक एग्जांपल दिया गया है वुल्फिया, जो स्मॉलेस्ट होता है, एंड यूकेलिप्टस जो टॉलेस्ट होता है, विच इज ओवर 100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स pollen grains and ovule are developed in specialized structure called flowers. क्या कहा गया है कि pollen grain और ovule एंजियोस्पर्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं जिन्हें फ्लावर्स कहा जाता है। मतलब pollen grain और यू कैन से मेल गैमेट, ओव्यूल यू कैन से फीमेल गैमेट, और यू कैन से फ्यूचर मेल गैमेट और फ्यूचर फीमेल गैमेट किस में पाए जाते हैं? फ्लावर्स में बनते हैं। ठीक है, एंड फ्लावर्स क्या है? दिस आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और यू कैन से फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन एज वेल एज जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसमें डेवलप्ड होते हैं? वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लावर्स। जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? मेल कोन में होते हैं, और ओव्यूल्स और यू कैन से द एग और द फीमेल गैमेट कहाँ होते हैं? फीमेल कोन में होते हैं। तो यहाँ कोन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, यहाँ अलग तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लावर्स, और फ्लावर्स में ही पॉलन ग्रेन एज वेल एज ओव्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। तो अब हम मूव ऑन करते हैं
हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखा गया है, रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस बाय असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, असेक्सुअल मेथड से या वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। अब असेक्सुअल मेथड तो आपको समझ आ गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है जैसे कि स्टेम कटिंग हो गया, ठीक है। जब हम रोज प्लांट की बात कर लो, अगर हमें एक रोज प्लांट से दूसरा रोज प्लांट उगाना है तो हम क्या करेंगे, उसके स्टेम को काट के उसको लगा देंगे ताकि एक नया पौधा खिल जाए, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब किसी बॉडी पार्ट से जब आप नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में कैसे होती है, बाय जाइगोट फॉर्मेशन विच इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, क्योंकि वही तो आगे चल के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएंगे ना। तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, इन्हें कहा जाता है स्टेमन। क्या कहा जाता है, स्टेमन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पिस्टिल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉलन ग्रेन एज वेल एज ओव्यूल होते हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लावर्स कहते हैं। और फ्लावर के जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और यू कैन से द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में कैसे होती है, बाय असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बाय सेक्सुअल मेथड। अगर सेक्सुअल मेथड की बात की जाए तो कैसे होती है, बाय जाइगोट फॉर्मेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के लिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होने चाहिए। मेल सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं पिस्टिल। अब हम बात करेंगे स्टेमन और पिस्टिल के बारे में। हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे कि स्टेमन किस तरह से दिखते हैं और पिस्टिल किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेमन के बारे में। क्या कहा गया है कि स्टेमन में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है फिलामेंट जो स्लेंडर होता है और दूसरा होता है एंथर जो टिप में पाया जाता है फिलामेंट की। और एंथर हमेशा बायलोब्ड होता है, बायलोब्ड मीन्स टू लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मेयोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। अब इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, पॉलन मदर सेल जो है वो आगे चल के मेयोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोर मैच्योर्स इनटू पॉलन ग्रेन। अब आप ये पूछोगे कि इसको पॉलन मदर सेल क्यों कहा गया था, इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो आगे चल के मैच्योर होके पॉलन ग्रेन कहलाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्टेमन में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होती पतली सी डंडी की तरह जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और उस डंडी के ऊपर एक टिप में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और इसी एंथर के अंदर आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। और ये पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, इस एंथर में कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं मेयोसिस से, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे और ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होके एक पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्टिल के बारे में। A pistil consists of a swollen ovary at its base, a long slender style, and stigma. Inside ovary, ovules are present. ठीक है, जैसा कि हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पिस्टिल में तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। ओवरी स्वोलन पार्ट को कहते हैं, नीचे का जो बल्जिंग पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ओव्यूल्स मिलते हैं। सो इसीलिए ये ओवरी जो है आगे चल के फ्रूट बना देती है और ओव्यूल जो है आगे चल के सीड बना देते हैं। तो इसीलिए एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं फ्रूट के अंदर एनक्लोज रहते हैं and that's why they are called close seeded plants, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरी के ऊपर जो लंबी डंडी तरह की दिखती है उसे हम स्टाइल कहते हैं और स्टाइल के ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। और पॉलन ग्रेन यहीं आके डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्टेमन में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। और स्टेमन क्या है, स्टेमन है मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर, वेयर एज फीमेल सेक्स ऑर्गन जो था वो है हमारा पिस्टिल। और पिस्टिल क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में, मतलब एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, तो डिटेल स्टडी करने से पहले जैसे कि हम पहले एक डायग्राम के थ्रू उसको देख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो डिटेल स्टडी करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, अगर एक प्लांट बॉडी है उसके उसमें फ्लावर्स होंगे। ठीक है, और फ्लावर्स में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्लावर्स, क्योंकि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तो फ्लावर्स ही है ना। तो फ्लावर्स में मेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं। और यू कैन से दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं, जिसमें एक फ्लावर में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन हो, एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। ठीक है, अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक ही फ्लावर है जिसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, फिर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, फिर उनका फ्यूजन करवाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। ठीक है, स्टेमन में क्या होता है और यू कैन से मेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं शुरू से। एक स्ट्रक्चर है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इन माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन कहा जाता है, और यू कैन से ये माइक्रोस्पोर आगे चल के मैच्योर होके पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। ये पॉलन ग्रेन्स आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और ये मेल गैमेटोफाइट आगे चल के मेल गैमेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने जिम्नोस्पर्म्स में जैसे पढ़ी थी, कुछ लगभग उसी तरह की दिख रही है। बस ये चीज जो है मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन, वो हमें जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें हम, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म पिस्टल कहा जाता है। ठीक है, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा उसे मेगास्पोरेंजियम कहेंगे, और यू कैन से ओव्यूल कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, राइट। और मेगास्पोरेंजियम से एक मेगास्पोर मदर सेल निकलेगी, और वो मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के एग बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा एग बन गया और मेल गैमेट्स बन गए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट। तो आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी सारी चीजों को हम एक डिटेल्ड ओवरव्यू के साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने इसको एज ए डायग्रामेटिकली और यू कैन से एज ए फ्लो चार्ट देख लिया है। अब हम इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है कि इच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहा गया है कि हर एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। क्या कहा गया है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेयोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। ठीक है, क्या कहा गया है? मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस करके क्या बनाएगा? मेगास्पोर्स बनाएगा। ठीक है, कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 of them degenerate and 1 divide to form the embryo set। क्या कहा गया है कि इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 जो है वो मर जाएंगे, और यू कैन से डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, हम इस चीज को यही बना लेते हैं। क्या कहा गया है कि एक ओव्यूल में क्या होता है? एक मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी लिखा है मैंने इसको, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है? ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा। ठीक है, मियोसिस करके ये क्या बनाएगा? 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। ठीक है, अगर इसने मेगास्पोर बनाए हैं तो वो हैप्लॉइड होंगे, हमें पता है स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होगा? 3 जो है वो मर जाएंगे और एक रह जाएगा। ठीक है, ये जो मर जाएंगे मतलब डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और एक मेगास्पोर रह जाएगा। ये एक मेगास्पोर क्या करेगा? ये एक मेगास्पोर आगे चल के डिवाइड करेगा एक एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होगा? एक एग होगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सेक क्या है क्या नहीं, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होगा जो मेयोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएगा जो हैप्लॉइड होंगे, और ये
इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर मर जाएंगे और यू कैन से डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर रह जाएगा। ये जो 1 मेगास्पोर रहेगा ये आगे चल के डिवाइड करेगा और एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ये एम्ब्रियो सैक आगे चल के एग बनाएंगे। ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि एक ओव्यूल है, इसमें मेगास्पोर मदर सेल होगा, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करके ये 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। ये जो मेगास्पोर्स बने हैं उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो 1 मेगास्पोर आगे चल के एक एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3-celled egg apparatus। कितने सेल? 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। ठीक है, इस चीज को हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। क्या कहा गया है? इसमें 3-celled apparatus होता है, 1, 2, 3 सेल्ड apparatus इन अ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ऊपर के जो 3 सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल्स। क्या कहा जाता है? एंटीपोडल्स। बीच के जो 2 होते हैं उन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्ली, और ये वाला जो है जो बीच में पाया जाता है उन्हें कहा जाता है एग, और उनके इर्द गिर्द जो पाए जाते हैं वो होते हैं सिनर्जिड्स। डरने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस ऐसे याद रखना 3, 2, 2, 1। एक एग पाया जाता है, 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, यही चीज तो यहाँ लिखी है। क्या लिखा है यहाँ कि 1 egg cell and 2 synergids। देखो 1 egg cell 2 synergids। ठीक है, उसके बाद 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल हमें मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लिय, 2 पोलर न्यूक्लिय भी हमें मिल गई। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस सारे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। और इसी एम्ब्रियो सैक को अगर हम ओव्यूल के साथ कंपेयर करके देखें तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। जब एम्ब्रियो सैक के बाहर एक इंटेग्यूमेंट आ जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहा जाता है। ठीक है, और एक ओपनिंग होती है ओव्यूल में जो हेल्प करती है पॉलन ट्यूब को, और यू कैन से द मेल गैमेट को एग तक पहुंचने के लिए। उस ओपनिंग को कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है जो ओव्यूल में होती है, जिसके थ्रू एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट तक पहुंच सकता है और उसके साथ फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो आई होप एम्ब्रियो सैक क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपनी पहली वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ एक लाइन लिखी गई है, द पोलर न्यूक्लियस फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस लाइन को अभी हम होल्ड में रखते हैं, ये इस लाइन की बात हम तब करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन के बारे में तब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। ठीक है, क्या कहा गया है कि हमने ये देख लिया था कि पॉलन ग्रेन बन गया। ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसे बने थे? पॉलन ग्रेन बने थे इससे, माइक्रोस्पोर्स को ही पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। माइक्रोस्पोर्स को ही पॉलन ग्रेन कहा जाता है जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब इन पॉलन ग्रेन्स को अगर एग के साथ मिलना है तो इनको अपने आप को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो कैसे होता है? क्या कहा गया है कि pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind or various other agencies to the stigma of the pistil. This is called pollination। क्या कहा गया है कि pollen grain क्या करते हैं, मतलब माइक्रोस्पोर क्या करते हैं
डिस्पर्जल के बाद, डिस्पर्जल मतलब स्कैटरिंग, बिखर जाना, ठीक है। डिस्पर्जल कहाँ से होगी? ऑब्वियसली अगर पॉलन ग्रेन एंथर में है तो डिस्पर्जल भी तो एंथर से ही होगी ना। तो एंथर से वो निकलते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर, कि पॉलन ग्रेन स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं एंथर से। उसके बाद दे आर कैरिड बाय विंड, उसके बाद विंड और अदर वेरियस एजेंसीज, मतलब वो सारी एजेंसीज और एजेंट्स जो डिस्पर्जल कराने के काम आती हैं, वो सारे अपना काम करती हैं, और उसके बाद दे हेल्प द pollen grain to be discharged on the stigma of the pistil। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर एक pollen grain आया तो वो कहाँ डिस्चार्ज होगा? यहाँ डिस्चार्ज होगा, स्टिग्मा में। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि एक pollen grain अगर आएगा एंथर से विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और वेरियस एजेंसीज जो डिस्पर्जल में हेल्प करती है, वो आके कहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा? ऐसे अगर एक स्टिग्मा है तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन आके डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन आया और ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये कहाँ ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा के ऊपर आके डिस्चार्ज हो जाता है, उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड pollen tube grows through the tissue of stigma, style and reach the ovule। क्या कहा गया है कि जो pollen grain होते हैं आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर, ये किस पे डिस्चार्ज होते हैं? स्टिग्मा पे डिस्चार्ज होते हैं। स्टिग्मा पे डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या करते हैं? ये जर्मिनेशन करते हैं ऑन द स्टिग्मा, और उसके बाद pollen tube को बनाते हैं। और ये pollen tube क्या करती है? स्टिग्मा से स्टाइल में जाती है, स्टाइल से ओव्यूल में जाती है, और ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक तक पहुंचती है, ठीक। तो इस पॉइंट को हम कुछ इस तरह डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्टिग्मा है और ये स्टाइल और ये है ओवरी, ठीक है। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया ताकि बस हमें समझ में आ जाए कि क्या है ये, लिखा क्या है, ठीक है। तो ये एक पॉलन ग्रेन है, ये आया, इसने अपने आप को जर्मिनेट किया, और ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, ये ओवरी था, ठीक है। तो ये अपने आप को जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पॉलन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब क्या कंटेन करती है? ये मेल गैमेट्स कंटेन करती है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब क्या कंटेन करती है? ये पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स कंटेन करती है। अब इस मेल गैमेट्स को, ये सपोज अगर मैं ओव्यूल ले लूं और ये मैं ले लूं एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो क्या देखा जाता है कि इस मेल गैमेट्स को अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो ये इसको स्टाइल को पास करके आके यहाँ आके ओव्यूल्स की जो ओपनिंग होती है वहां से जाके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो वो ये कैसे करेगा? ऑब्वियसली कोई ना कोई तरीका तो ये निकालेगा। तो इसने ये तरीका निकाला है। ये क्या करता है? जब एक पॉलन ग्रेन यहाँ आके डिस्चार्ज होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जिसके वजह से ये टिश्यू जो है ये टूटने लग जाते हैं, डिजेनरेट होने लग जाते हैं, और यू कैन से ये पॉलन ट्यूब बनाता है जो टिश्यू को बिखेरने लग जाती है और अपनी वे बनाने लग जाती है थ्रू द स्टिग्मा, स्टाइल एज वेल एज टू रीच द ओव्यूल, ठीक है। तो ये ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये पॉलन ट्यूब आके इस तरह से कुछ जाके एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेगी, ठीक है। वही चीज यहाँ बताई गई है। और ये पॉलन ट्यूब क्या कंटेन करता है? ये पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स कंटेन करेंगे। तो जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये है कि मेल गैमेट वैसे वैसे एग के करीब पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये एग के करीब पहुंच जाएंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और यू कैन से फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज कही गई है। क्या कहा गया है कि दे जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, आफ्टर डिस्पर्जल जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं, उसके बाद टिश्यू को हटा के अपनी वे बनाते हैं स्टिग्मा स्टाइल से, और उसके बाद ओव्यूल तक पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सेक एंड डिस्चार्ज टू मेल गैमेट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर ये एक एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, और ये एक
ओव्यूल है, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो सेक में यहाँ जो एग है, वो जो पोलन ट्यूब ऐसे आएगी, वो जाके अपने मेल गैमेट्स को, सपोज ये एक मेल गैमेट है, यहाँ जाके डिस्चार्ज कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया है कि वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग कॉल्ड सिनगैमी टू फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो मेल गैमेट हमने दिखाए हैं, तो अगर मैं ये एम्ब्रियो सैक बनाती हूँ तो ऊपर 3 सेल होते हैं जिसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं, ठीक है। नीचे एक एग सेल होता है, और यू कैन से एक एग होता है, और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है। तो एक मेल गैमेट जो आएगा वो तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और बाकी के एक मेल गैमेट जो बचा रहेगा वो क्या करेगा, वो मेल गैमेट आएगा तो इसी तरफ से, लेकिन जाके इस पोलर न्यूक्लियर के साथ जुड़ जाएगा। क्या कहा कि 2 मेल गैमेट जो आएंगे उनमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी का सिंपल मतलब यही होता है कि फ्यूजन ऑफ समथिंग, इट में बी फ्यूजन ऑफ सेल और इट में बी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमेट आएगा वो क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियस के साथ अपने आप को फ्यूज कर लेगा। तो ऑलरेडी ये एन एन थे, ठीक है, और ये एक एन आ गया, तो ये तीनों कितने बन गए, 3n बन गए कि नहीं। तो ये जाके आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, उसके साथ और एक मेल गैमेट आ गया, तो 3n हो गए, और इस 3n स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, और यू कैन से पेन, ठीक है। और ये वाला जो है ये पोर्शन हमारा जाइगोट बनेगा, ये एग है और ये मेल गैमेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक पोलन आएगा, वो स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा, ठीक है। आगे चल के पोलन ट्यूब बनाएगा, इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे। ये 2 मेल गैमेट क्या करेंगे, अपने आप को एम्ब्रायो सैक के पास लेके जाना चाहेंगे, तो लेके जाने के लिए इन्हें जो ट्यूब की जरूरत पड़ेगी उसे पोलन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने ये देखा कि अगर ये एक एम्ब्रायो सैक तक पहुंच जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट, तो ये क्या करेंगे, ये एक एम्ब्रायो सैक में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उनके साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है। जो एक मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जो होगा वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ, ठीक है। जो मेल गैमेट एग के साथ जो मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा वो आगे चल के बनाएगा जाइगोट, और जो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा वो आगे चल के बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ट्राइसन स्ट्रक्चर, जिसे हम ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये जाइगोट जो बनेगा ये होगा ट्राइसन स्ट्रक्चर, जो आगे चल के एक स्पोरोफाइट बॉडी को, और यू कैन से एक मेन प्लांट बॉडी को जन्म देगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि हम एक लाइन, ये वाली लाइन, द पोलर न्यूक्ली फ्यूजेस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था। तो ये देखा जाता है कि ये जो पोलर न्यूक्ली है ना, बिफोर फ्यूजन विद द मेल गैमेट, ये अपने आप को एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेती है, मतलब ये 2 न्यूक्लियर फ्यूज हो जाते हैं और ट्वाइसन बना लेते हैं। तो इसी तरह से जब ये ट्वाइसन बना लेते हैं, उसके साथ और एक मेल गैमेट आ जाता है, तो ये क्या करता है, थ्राइसन बना लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये पोलर न्यूक्लियर हैप्लॉइड होते हैं। बिफोर फ्यूजन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के ट्वाइसन स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ट्वाइसन स्ट्रक्चर आगे चल के एक मेल गैमेट के साथ मिलकर थ्राइसन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे पेन कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सिंस सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑकर इन एंजियोस्पर्म, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आपने देखा कि एक मेल गैमेट एक एग के साथ जुड़ता है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है।
दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये 3n होता है और ये 2n होता है। ठीक है, क्योंकि इस सिनगैमी में एंड इस फ्यूजन में थ्राइसन स्ट्रक्चर बने हैं और दो तरह की फर्टिलाइजेशन हुई है, तो इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि हमें एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर पेन बनाता है। मेल गैमेट एन एन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और यहाँ मेल गैमेट एन होगा, पोलर न्यूक्लियस ट्वाइस एन होगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये थ्राइसन होता है, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। अब द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये तो हमें पता है, विथ 1 और 2 कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स का मतलब क्या होता है, कॉटिलिडन मतलब होता है लीफ बर्ड्स। ठीक है, कॉटिलिडन प्लांट का वो पार्ट होता है जो आगे चल के जर्मिनेशन करके एक प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जाइगोट क्या करता है, एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है और उस एम्ब्रियो में 1 या 2 कॉटिलिडन्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि थ्राइसिन था, वो आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या देखा जाता है कि जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल यहाँ पाए जाते हैं ना, ये जो एंटीपोडल और ये जो सिनर्जिड्स हैं, ये क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनका वहीं तक काम होता है, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। ये तो हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था कि ओव्यूल हमेशा सीड में डेवलप हो जाती है। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है कि ये जो ओवरी होती है ये फ्रूट में डेवलप हो जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाती है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंजियोस्पर्म के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, और फ्लावर्स में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और यू कैन से ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है वो भी हमें पता चला। ठीक है, किस तरह से एक पॉलिन ग्रेन आके एक स्टिग्मा के ऊपर बैठता है, उसके बाद पॉलिन ट्यूब बनाता है, फिर अपने वे बनाता है ताकि वो ओव्यूल तक पहुंच सके, ताकि एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सके। ये सारी चीजें हमने देख ली। तो यहाँ खत्म होती है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में। मतलब एंजियोस्पर्म्स को कौन सी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, on the basis of presence of one or more cotyledons, that is leaf buds, angiosperms are divided into monocotyledons and dicotyledons. क्या कहा मैंने ये कहा कि एंजियोस्पर्म्स को उनके कॉटिलिडन्स के बेसिस पे और यू कैन से उनके लीफ बर्ड की बेसिस पे 2 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोकॉटिलिडन जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन पाए जाते हैं, और नेक्स्ट है डाइकॉटिलिडन जिसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं, और यू कैन से 2 लीफ बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन के बारे में। ठीक है, ओके। मोनोकॉटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कॉटिलिडनस सीड। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कॉटिलिडनस सीड मतलब ऐसी सीड जिसमें सिर्फ एक लीफ बर्ड पाया जाता हो। ठीक है, डाइकॉटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कॉटिलिडन। इसमें 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 2 लीफ बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोकॉटिलिडन में जो वेनेशन होती है, वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ। अगर ये एक लीफ है तो इस तरह की कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलती है ना, हमें इसे वेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो वेन्स हैं इन केस ऑफ मोनोकॉटिलिडन पैरेलल्स होता है, मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉटिलिडन्स
ये क्या होता है, रेटिकुलेट होते हैं। रेटिकुलेट मतलब नेट लाइक होते हैं, जो हम नॉर्मली पत्तों में देखने को मिलते हैं, हमें ऐसे ऐसे होते हैं ना, उसे कहते हैं नेट लाइक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहा गया है कि इन मोनोकोटिलीडन्स द फ्लावर आर ट्राइमेरस हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। अच्छा, फ्लावर्स इनके कैसे होते हैं, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब होता है सेट ऑफ 3। ठीक है, कोई भी चीज होगी तो 3 सेट में पाई जाएगी। ठीक है, फ्लोरल होल्स का मतलब होता है, होल्स का मतलब होता है कंसेंट्रिक सर्कल बनाना। मतलब अगर मैं इसको एज ए सेंटर लूं तो ये एक सर्कल मैंने बनाया है, ये एक सर्कल बनाया है, ये एक सर्कल बनाया है, तो इन सबको मैं क्या बोलूंगी, इन सबको मैं होल्स बोलूंगी। और क्योंकि ये फ्लावर के पार्ट है तो इन्हें फ्लोरल होल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि इन मोनोकोटिलीडन्स जो फ्लोरल होल्स होते हैं, फ्लोरल होल्स कैसे होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। मतलब ये 3 सेट में पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं पेटल्स की बात करूं तो मुझे 1 2 3 पेटल्स मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह डाइकोटिलीडन्स में क्या देखा जाता है कि फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स। क्या कहा गया है कि इन डाइकोटिलीडनस फ्लावर्स कहते हैं कैसे होते हैं, टेट्रामेरस। मतलब अगर मैं पेटल्स की बात करूं तो 4 पेटल्स पाए जाएंगे या 5 पेटल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो डाइकोटिलीडन्स का मतलब क्या होता है, दे आर हैविंग टेट्रामेरस फ्लावर्स whereas मोनोकोटिलीडन्स आर हैविंग ट्राइमेरस फ्लावर। और फ्लोरल होल्स का मतलब होता है फ्लावर के पार्ट। जैसे हम, आप जब फ्लावर्स के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करोगे आगे चल के तो आपको पता चलेगा कि फ्लावर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, ये सारे पार्ट होते हैं। तो ये सारे पार्ट कैसे अरेंज होते हैं, इन द सेट ऑफ 3 अरेंज होते हैं मोनोकॉट्स में, वेरएज इन द सेट ऑफ 4 और 5 अरेंज होते हैं डाइकॉट्स में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हमने देख लिए। ओके, तो ये डायग्राम है मोनोकोटिलीडन का और डाइकोटिलीडन का, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमें बहुत सारी चीजों से प्रोवाइड करते होंगे। तो कौन सी चीजें मिलती हैं हमें इनसे, फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ऑब्वियसली खाने की चीजें मिलती हैं, फॉडर मतलब गाय भैंस को चराने के लिए जो चीजें होती हैं उसको फॉडर कहा जाता है। ठीक है, फ्यूल मतलब तो आपको पता ही है, तो फ्यूल मिलता है, एंड मेडिसिन, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स सिंस दे आर फाउंड इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ हैबिटेट दे आर हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारा एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, तो हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ना, उन्हीं चीजों को अब हम बस डिवाइड करेंगे। डिवाइड इन द सेंस, एक प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी है वो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि प्लांट बॉडी में भी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये हमने प्लांट किंगडम जब पढ़ा है, एल्गी, ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। बस ये एक ओवरव्यू है, एक क्विक रिकैप समझ लो। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक प्लांट बॉडी में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये हमने देखा है, हैप्लॉइड भी हो सकती है, डिप्लॉइड भी हो सकती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। हमें पता है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माइटोसिस से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहा गया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ये भी हमें पता है, गैमेट्स, अगर गैमेट्स बन गए हैं तो वो गैमेट्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, दोनों गैमेट्स मिलके एक जाइगोट बनाएंगे। वो जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा, और वो स्पोरोफाइट क्या होगी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। ये भी हमें पता है। चलो ये भी क्लियर हो गया, मतलब ये 3 पॉइंट हमारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, sporophyte by meiosis produce haploid spore which divide by mitosis to form haploid plant body। अच्छा, ये भी हम पता है कि अगर स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा।
उस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं, जो आगे चल के फिर गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बनेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गई हमारी। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। अच्छा, सिंपल सी बात है, एक स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये है ट्वाइसेल, राइट, ये गैमेटोफाइट बनाएगी जो है हैप्लॉइड, ठीक है। तो वही कहा गया है कि एक प्लांट की, अगर हम एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की बात करें, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, इन दोनों के बीच ही घूमती रहती है, मतलब ऑल्टरनेट होती रहती है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके किसके बीच होती है? गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। क्या कहा गया? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके बीच में होती है? गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ऑब्वियसली एक गैमेटोफाइट है तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। उसके अलावा स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है तो ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और ये कैसा है? डिप्लॉइड है, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। क्या कहा गया है कि इन एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, कोई भी ऐसा प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उनकी जो लाइफ साइकिल है इन दोनों जनरेशन में ऑल्टर करती रहती है, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में दो तरह की जनरेशन पाई जाती है, जिसमें उनकी पूरी प्लांट बॉडी और यू कैन से पूरी लाइफ साइकिल ऑल्टर करती रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो हमारी ये स्लाइड पूरी क्लियर हो गई है, राइट। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न्स के बारे में, मतलब ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न्स पाए जाते हैं। पहले वाले को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक, नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक, थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये वाला जो लाइफ साइकिल है ये दोनों का इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न्स है ना, ये टोटली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सेल्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि लाइफ साइकिल पैटर्न्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स पे। वेदर एक स्टेज यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इसके ऊपर डिपेंड करके कहा जाता है कि वो हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ओके, क्या कहा मैंने ये कहा कि वेदर एक स्टेज यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इसी के ऊपर डिपेंड करके ये कहा जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। और ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न्स है ये टोटली डिपेंड करते हैं किस पे? नंबर ऑफ सेल्स पे। कितने नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उस स्टेज में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बस एक चीज बता दूं कि हमने जो प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ा है, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि एल्गी फॉलो करती है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट फॉलो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फॉलो करते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एल्गी होगी हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट होंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फॉलो करेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो करेंगे डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। अब ये होती क्या है, क्या नहीं होती, ये हम देखेंगे। हालांकि हम इन सब की लाइफ साइकिल देख चुके हैं, सो आई होप कि आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि बाद में जब हम हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बारे में डिटेल स्टडी करें तो आप इन सबको रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल से, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। क्योंकि मैंने कहा कि हैप्लॉन्टिक हमेशा हमें एल्गे में देखने को मिलती है, तो ये रही हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या कहा गया है? इन हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन सेल जाइगोट। ये हमने देखा है एल्गी में कि
एल्गी में क्या देखा जाता है, एल्गी में ये देखा जाता है कि जो स्पोरोफाइट है उसको डिनोट किससे किया जाता है, जाइगोट से डिनोट किया जाता है ऑब्वियसली। और वो जाइगोट वन सेल्ड होता है, वन ऑब्वियसली जाइगोट इज वन सेल, हालांकि वो डिप्लॉइड होता है लेकिन वो वन सेल होता है, क्योंकि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है एल्गी में। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। नेक्स्ट, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, ऑब्वियसली जो जाइगोट है वो डिपेंड करता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता, तो इसमें हैप्लॉन्टिक टाइप में फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट, मेयोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ये भी हमने देखा है कि मेयोसिस होती है, उसके बाद जो जाइगोट है वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनती है। ठीक है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट, हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, ये भी हमें पता है। एल्गी की गैमेटोफाइट कैसी थी, डोमिनेंट थी ऑब्वियसली, फोटोसिंथेटिक थी, हाँ, और फ्री लिविंग थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें जब हमने एल्गी पढ़ी थी तो उस टाइम पे पढ़ी थी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एल्गी की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक टाइप है। क्यों, क्योंकि एल्गी ही एक ऐसी प्लांट है जिसमें जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट का काम करता है, क्योंकि जाइगोट इज द ओनली ट्वाइस इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैनी एल्गी सच एज द वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आपको ये याद रखने, आप ऐसे याद रखना VSC, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, हालांकि हम देख चुके हैं बट फिर भी एक बार क्लैरिफाई करने के लिए देख लेते हैं। तो ये रही हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। क्या देखने को मिलता है, गैमेटोफाइट है ऑब्वियसली, हमें देखा था, गैमेटोजेनेसिस होगी मतलब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो आगे चल के गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जो सिमगैमी लिखा है इसका मतलब गैमेट्स फ्यूज करेंगे, ये गैमेट एन एक आया, ये एक एन आया, आगे चल के जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो इसी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, डायगैमेटोफाइट बनेंगे। तो ऐसे ही तो लाइफ साइकिल देखी थी ना हमने एल्गी में, तो इसीलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, हैप्लॉन्टिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की। ठीक है, अब डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ सेल किसका है, जाइगोट का एक ही सेल था, इसीलिए उसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन एक ही सेल से रिप्रेजेंट होती है, दैट इज द जाइगोट, इसलिए इस तरह को हैप्लॉन्टिक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखा जाएगा कि डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। देखो एकदम उल्टा हो गया, उसमें गैमेटोफाइट था, इसमें डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट है, और वो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है इसलिए डिप्लॉन्टिक टाइप है, सीधी सी बात है। डोमिनेंट है तो फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक है तो इंडिपेंडेंट होगा। ओके, गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जैसा कि हमने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में देखा कि जो पॉलन ग्रेन है, जो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे वो बहुत ही रिड्यूस होते हैं, हाईली रिड्यूस होते हैं, एंड टू फ्यू नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्गी। अच्छा, हालांकि हमने ये पढ़ा है कि एल्गी हमेशा हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक एल्गी है जिसे कहा जाता है फ्यूकस, जो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करती है। अब डिप्लॉन्टिक का मतलब तो आपको समझ आ ही गया है कि स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट होगी और गैमेटोफाइट फेज डिपेंडेंट होगी स्पोरोफाइट फेज पे, और ये हाईली रिड्यूस्ड होगी और सिंगल से लेके फ्यू सेल्स तक होंगे इसमें। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल्स कौन से हैं, फ्यूकस है विच इज एन एल्गी, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल केसेस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जितने जिम्नोस्पर्म्स हैं, जितने सारे एंजियोस्पर्म्स है, सारे डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम एज ए डायग्राम देख लेते हैं, देखते हैं गैमेटोफाइट। और देखो गैमेटोफाइट फेज कितनी छोटी है। ठीक है, वहीं अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ा एरिया कवर किया है, राइट इसने, इसलिए दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हमने
हैप्लॉन्टिक देख ली हमने, डिप्लॉन्टिक देख ली। अब हम बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक विच इज द इंटरमीडिएट टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरह के फेजेस जो होते हैं दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, इट इज ए इंटरमीडिएट कंडीशन, हाँ वो मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। इसमें कोई भी, जैसे एल्गी में हमने क्या देखा कि जाइगोट है सिंगल सेल। डिप्लॉन्टिक में क्या देखा, डिप्लॉन्टिक में ये देखा कि जो गैमेटोफाइट है वो है सिंगल से फ्यू सेल। मतलब दोनों में नंबर ऑफ सेल इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या देखा जाता है कि दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर होती हैं, इसलिए इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। However, they differ in their dominant phases. जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट। लेकिन फिर भी ये किस तरह की लाइफ साइकिल शो करते हैं, ये जो लाइफ साइकिल शो करते हैं उन्हें कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक विच इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो in bryophyte, haploid gametophyte represented by the dominant independent photosynthetic thalloid और erect phase। ठीक है, याद करो मार्केंसियम में क्या पढ़ाया था, दे आर थैलॉइड, दे आर इरेक्ट, और इनकी जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं और फोटोसिंथेटिक होती हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और ये जनरेशन किसके साथ ऑल्टरनेट करती है, इट ऑल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट विच इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। हमने पढ़ा था कि इन ब्रायोफाइट्स जो स्पोरोफाइट होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। व्हाई, फॉर इट्स नरिशमेंट। तो वही चीज हमें देखने को मिलती है कि स्पोरोफाइट भी बनता है, गैमेटोफाइट भी बनता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, लेकिन यहाँ डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, जैसा कि हमने लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में ये देखा होगा कि गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं, गैमेट से जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से मेयोसिस होकर स्पोर्स। तो ये लाइफ साइकिल। ठीक है, अब क्या देखने को मिलता है कि ये जो गैमेटोफाइट, गैमेट्स और स्पोर्स है ना, इनकी सेल की नंबर और जाइगोट स्पोरोफाइट के सेल के नंबर क्वाइट सिमिलर सी होते हैं। ठीक है, तो ये भी मल्टी सेलुलर बॉडी, ये भी मल्टी सेलुलर बॉडी, दीज आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर बॉडी। ठीक है, इसलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। सॉरी, ये हैप्लॉन्टिक नहीं होगा, यहाँ हैप्लॉइड होगा। ठीक है, बिकॉज ये, सॉरी, ओके आप इसको ठीक कर लेना, ये हैप्लॉन्टिक नहीं होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ओके क्या कहा गया है कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें गैमेटोफाइट फेज और स्पोरोफाइट फेज में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में भी जो लाइफ साइकिल पैटर्न पाई जाती है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स हालांकि इनकी डोमिनेंट फेज जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ब्रायोफाइट्स की डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट फेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है, डोमिनेंट है तो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगी। और वास्कुलर प्लांट बॉडी, जैसा कि हमने कहा था कि टेरिडोफाइट द फर्स्ट प्लांट जहां हमें वास्कुलर टिश्यू मिले थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो किसके साथ ऑल्टरनेट करता है, मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। मल्टी सेलुलर होता है, दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइड में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आप ये याद रखना कि दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर होती हैं। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होती है और हैप्लॉन्टिक में आपका गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि टेरिडोफाइट्स में ये जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है किसके साथ ऑल्टर करता है, ये ऑल्टर करता है एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ। और वो गैमेटोफाइट कैसा होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब वो डेड प्लांट्स के ऊपर भी रह सकता है या खुद का खाना खुद भी बना सकता है। अगर वो खुद का खाना खुद बनाएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, इसलिए तो वो डोमिनेंट नहीं है, राइट। स्पोरोफाइट ज्यादा समय तक रहता है इसलिए तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो दोनों प्लांट बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक स्पोरोफाइट, उस स्पोरोफाइट से मेयोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेंगे, गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, सिनगेमी दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसके बाद जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट। तो लगभग आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स सेम ही रहेंगे, राइट।
नेक्स्ट कुछ चीजें जो कि एज ए एक्सेप्शन मानी जा सकती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ये कहा था कि मोस्ट एल्गल जनरेशन आर हैप्लॉन्टिक। हमने ये पहले ही कह दिया था कि एल्गी क्या करती हैं, दे शो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ जनरेशन, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एल्गी ऐसी है, एक एल्गी का नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज फ्यूकस। फ्यूकस इज एन एल्गी विच इज व्हाट, डिप्लॉन्टिक। ये डिप्लॉन्टिक नेचर शो करती है। हालांकि कुछ ऐसी एल्गी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एज वेल एज कैल्प्स। ये क्या करती हैं, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आपको इन सब के नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द एल्गीज विच शो सम एक्सेप्शन। ओके, अगर आपको दे दिया गया कि एक्टोकार्पस शो विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, अब आपको तो पता है कि एक्टोकार्पस एक एल्गी है, आप लिख दोगे हैप्लॉन्टिक, बट ऐसे नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है विच आर द एक्सेप्शन, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खत्म होता है हमारा प्लांट किंगडम। आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो कि हर एक तरह के डिविजन जो प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और कैसे उन्हें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दिखाया जाता है। क्या हैप्लॉन्टिक किसे कहते हैं, डिप्लॉन्टिक किसे कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो आज हमारी प्लांट किंगडम का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।